साथियों, इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 8 मई 2022 को होनी है, जिसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, उसके लिए जो टोह सीरीज निकाली गई है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट पूरी व्याख्या के साथ उपलब्ध कराया गया है। इसको यहाँ पर हम लोग इसके 10 सेट को एक एक वीडियो में देखते जाएंगे। और ये जो टेस्ट सीरीज है, ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस टेस्ट सीरीज को मेरे द्वारा, अर्थात मेरा नाम शिशिर अशोक सिंह है, मेरे द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के तैयार किया गया है। और इसमें जो मेरे 2 महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं, उनमें है आलोक कुमार जैन जी और फतेह बहादुर यादव जी। तो ये जो टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें पिछले 5 सालों के जो पेपर आए हैं उनका एनालिसिस किया गया है और उस एनालिसिस के आधार पर ही इन 10 टेस्ट को तैयार किया गया है। जैसे इसमें बताया गया है कि औसतन किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सामान्य विज्ञान से आपके 23 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य गणित के हर साल इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत एवं विश्व इतिहास से आपके 29 क्वेश्चन होते हैं, बिहार के इतिहास से आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से सामान्य भूगोल के आप देखेंगे तो 13 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। वहीं बिहार भूगोल के 7 क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था के 11, बिहार राज्य व्यवस्था का 1 क्वेश्चन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था से 12 क्वेश्चन होते हैं, बिहार अर्थव्यवस्था से देखेंगे तो 4 प्रश्न, और करंट अफेयर से और बिहार करंट अफेयर दोनों मिला लें तो करीब 30 प्रश्न आपके करंट अफेयर के होते हैं। तो सबसे बड़ा सेक्शन आपका जो होता है वो है आपका सामान्य विज्ञान, इतिहास और आपका करंट अफेयर। ठीक है, तो इस एनालिसिस को आप देख सकते हैं। और यदि आप इसका पीडीएफ, सिंपल पीडीएफ चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर के इस सिंपल पीडीएफ को, मतलब जो पहला प्रैक्टिस सेट है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप इस प्रैक्टिस सेट पे अपना फीडबैक अवश्य दें, जिससे कि अगली बार जब इस तरह का टेस्ट सीरीज तैयार करूँ तो उसमें जो भी कमियां हो, इसमें रह गई, उसमें सुधार कर सकूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, पहले प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो शुरुआत के 10 प्रश्न हैं वो मैथ के हैं, तो मैथ के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। जो जीएस वाले पोर्शन है वहाँ से हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित किस सुधार को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, तो किसे कहा गया है? तो आप देखेंगे ये जो है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है, इसे कहा गया है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने वर्ष 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है, भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे चार्ल्स वुड का डिस्पैच कहा गया। इस घोषणा को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र के विरुद्ध लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो किसके खिलाफ किया था? तो ये किया था उदंत मार्तंड जो पुस्तक रही है, नहीं एक सेकंड, ये किया गया था आपका सोम प्रकाश के खिलाफ। ठीक है, सी ऑप्शन, सोम प्रकाश के खिलाफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। तो आप देखें, प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर ने वर्ष 1859 में बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। लॉर्ड लिटन के काल में वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य देशी भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना था। विशेषकर यह अधिनियम अमृत बाजार पत्रिका को बंद करने के उद्देश्य से लाया गया था, परंतु रातों रात उसने अपना संस्करण बदलकर हिंदी से अंग्रेजी भाषा में कर लिया। तब ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश इसका प्रथम निशाना बना था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ संगठन, दूसरी तरफ संगठनकर्ता। इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, बिहार किसान सभा के संगठनकर्ता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आप 4 से मिला दीजिए। वहीं उत्कल प्रांतीय किसान सभा, इसके मालती चौधरी, अर्थात 3 से मिला दीजिए। कृषक प्रजा पार्टी जो थी, इसके कौन थे? इसके आपके थे ए.के. फजलुल हक, तो 2 से मिला दीजिए, इसको 2 से मिला दीजिए। और वहीं डी जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके कौन थे? एन.एम. जोशी, अर्थात 1 से मिला दीजिए। तो 4321 अर्थात बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसने वर्ष 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? टी आर होम्स ने
इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध की संज्ञा दी थी। जबकि LER रीज के अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। और डिजरली, इनका पूरा नाम था बेंजामिन डिजरली के अनुसार यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। वहीं सीले ने जो है इसे सैनिक विद्रोह कहा था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ द ऑल इविल कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था दादा भाई नारोजी ने कहा था। ठीक है, तो धन निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया तथा धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल कहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित किस विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है? तो जो मुंडा विद्रोह है इसे उल गुलान विद्रोह के नाम से जानते हैं। इसे महान हलचल या महाविद्रोह या मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह जो है आपका ये 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक होता है। और किस क्षेत्र में? छोटा नागपुर, तत्कालीन बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में। उसके प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था जिसे खूंट कट्टी कहा जाता था। तो इसी को लेकर के यह विद्रोह होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं था? कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो इसमें लॉर्ड लिनिथगो ये सम्मिलित नहीं थे। ठीक है, तो देखिए कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन? भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख AB अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 लोग थे। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजा था जिसने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो कहां पर किया था? धरसना में, महाराष्ट्र के धरसना में किया था। ठीक है, तो देखिए गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930-31 में होता है के दौरान धरसना मार्च अब्बास तैयब जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अब्बास तैयब के गिरफ्तार होने के उपरांत सरोजनी नायडू के नेतृत्व में धरसना मार्च किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्नलिखित में से किसे दक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित में से किसे दक्कन का युद्ध स्थल की संज्ञा दी गई है? तो देखिए रायचूर दोआब को। किसको? रायचूर दोआब को। तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच स्थित रायचूर दोआब को दक्कन का युद्ध स्थल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित था जिसका रायचूर दोआब के पृष्ठ पर बहमनी शासकों के साथ लंबा संघर्ष रहा है। विशुद्धिमग्ग ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ये है बुद्ध घोष। यह पुस्तक जो है बुद्ध घोष के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। तो बुद्ध घोष जो है ये बौद्ध जो थे बौद्ध विद्वान थे। अगला है निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन स्थल से पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। आगे चलते हैं। अगला है मुगल बादशाह बाबर का भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? तो हमें सही क्रम बताना है। तो सही क्रम जो है आपका पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। देखिए पानीपत है। पानीपत का युद्ध जो है आपका 21 अप्रैल 1526 को होता है। फिर आपका खानवा का युद्ध जो है 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। जबकि पानीपत का जो युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। ठीक है, और वहीं पर चंदेरी का युद्ध जो है बाबर ने 1528 में मेदिनी राय को पराजित कर चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। वहीं आपका घाघरा का युद्ध जो होता है ये मई 1529 में होता है बाबर और महमूद लोदी के मध्य में। तो आपका पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। आगे देखते हैं। अलबरूनी द्वारा अरबी भाषा में रचित पुस्तक तहकीके हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था एडवर्ड साची ने किया था। आगे चलते हैं। शेरशाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किया गया? शेरशाह द्वारा किस युद्ध के बाद शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि धारण किया गया? तो
तो ये किया गया था आपका चौसा के युद्ध के बाद, ठीक है, चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध कब होता है? 1539 में होता है। इस युद्ध में हुमायूं जो है शेरशाह से पराजित होता है। आगे चलते हैं, अकबर द्वारा अपने शासनकाल में किस वर्ष दास प्रथा को समाप्त किया गया? तो कब किया गया था? 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में समाप्त किया गया था। 1563 में क्या हुआ था? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करता है। 1564 ईस्वी में क्या होता है? जजिया कर को समाप्त करता है, ठीक है। और 1575 में तो अकबर ने वर्ष 1575 में धर्म की सत्यता को जानने की उत्सुकता के कारण इबादत खाना बनवाया था। सभी धर्मों के विद्वानों को अपने वहाँ आने का निमंत्रण दिया। आगे चलते हैं, बिहार के चिराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, कौन सी है? तो ये है आपका नवपाषाणिक संस्कृति। कौन सी है? नवपाषाणिक संस्कृति है। तो बिहार के सारण जिले में चिराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। और वर्ष 1962-63 में प्रोफेसर बी के सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तो ये है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, पहला, वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। तो ये वाला कथन आपका सही है, ठीक है। तो देखिए, वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों की इस प्रकार की सहायता पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार थे, ठीक है। तो पहला सही हो गया आपका ए ऑप्शन। बी, वर्ष 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद पैसे से नहीं, ये गलत है, दोनों से की थी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला सही है, बाकी सब गलत है। आगे चलते हैं, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? किसने डाला था? तो पीर मोहम्मद मुनीश ने। किसने? पीर मोहम्मद मुनीश ने डाला था। देखिए, इन्होंने अपनी पुस्तक चंपारण में अंधेर, जो कि 1916 में ये प्रकाशित हुई थी, चंपारण की दुर्दशा 1917 में हुई थी, बाई दुखी हृदय को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। आगे चलते हैं, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो हजारीबाग में, ठीक है, याद रखिएगा, हजारीबाग में हुआ था। कब होता है ये? अक्टूबर 1921 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी चौधरानी ने की थी, तो ये महत्वपूर्ण है। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास भी यहाँ से या यहाँ की प्रमुख विशेषता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के शिलालेख से ऐसा मिलता है, अशोक के शिलालेख से। तो देखिए, तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे चलते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो किसमें हुआ है? द्वितीय शिलालेख में। जो द्वितीय शिलालेख है इसमें तो आप देखेंगे तो अशोक के द्वितीय एवं 13वें बृहद शिलालेख में, दूसरे और 13वें बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, शतिपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख मिलता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? इसका विषय क्या था? तो इसका विषय एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा इसकी विषय वस्तु रही है। तो ध्यान रखिएगा, शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना में से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इसे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। और इसमें
इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण, सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। बिहार के किस जिले को कृषि विज्ञान केंद्र में पराली प्रबंधन का उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? रोहतास को। आगे चलते हैं। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था ये इसका समकालीन था। आगे देखते हैं। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। ये सही है। आगे चलते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? तो ये त्रियुगीन विभाजन जो है थॉमसन ने किया था। तो देखिए, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 ईस्वी और 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके लेखिया से। तो देखिए, डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में तथा अधिकांश छत विच्छित अवस्था में। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह कौन सा राज्य था? तो ये था आपका मल्ल राज्य में। तो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लुहार की आम्रवटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद्दो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और जिसके बाद इनकी मल्ल गणराज्य की जो राजधानी कुशानर थी वहाँ पर इनकी मृत्यु होती है, या महापरिनिर्वाण, जो शरीर त्याग करते हैं उसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या की बात करें तो ये 9 है। कितने हैं? 9 है। तो भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति को मान्यता दी गई है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। देखिए, राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति के पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? अमीर खुसरो, तो गयासुद्दीन बलवन के दरबार से। तो देखिए, अमीर खुसरो आरंभ में बलवन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वे जेल से भागने में सफल रहे और बलवन के राज दरबार से बद्ध हो गए। अमीर खुसरो बलवन, कैकुबाद, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात ये 7 शासकों के शासनकाल के अंतर्गत रहते हैं। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। और ये जो है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे चलते हैं। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी तथा अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा 1921-22 में। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पाशी ने किया था। आगे चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में किन 2 हिंदुओं का उल्लेख किया है? तो इसमें किया गया है विजयनगर और मेवाड़ के शासकों की। आगे चलते हैं।
महान शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो इनका संबंध तुलुब वंश से इनका संबंध था, तो ध्यान रखिएगा। और इनके समय पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस तथा डुआर्ड बाराबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी और इन्होंने विजयनगर के निकट नागलापुर की स्थापना की थी, नामक नगर की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत उस्र नामक कर किससे संबंधित था? तो उस्र नामक कर जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। क्या था? भूमि कर था। तो दिल्ली सल्तनत विभिन्न सुल्तानों के समय मुख्य रूप से 5 कर प्रमुख थे। उस्र यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, जो प्राकृतिक साधनों से सिंचाई होने पर पैदावार का 10% एवं मनुष्यकृत साधनों से सिंचाई होने पर पैदावार का 5% भूमि कर लिया जाता था। इसके अतिरिक्त खराज था, जकात था, जजिया था और आपका खुम्स था। द्रविड़ शैली में निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो ये जो है आपका राजराज प्रथम के समय में होता है। किसके समय में हुआ था? राजराज प्रथम के समय में हुआ था। राजराजेश्वर मंदिर जो कि शैव मंदिर है का निर्माण राजराज प्रथम के शासनकाल में किया गया था। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी हुई है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का वर्णन है? तो ये किसमें है? विदेह माधव की कथा का वर्णन यदि आप देखें तो शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, जिसमें विदेह माधव की कथा का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिमी चंपारण जिले में प्रवाहित होती है? कौन सी नहर पश्चिम चंपारण जिले में प्रवाहित होती है? तो यह है आपकी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ई वाला ऑप्शन आपका सही है। तो कैसे देखिए, पश्चिमी चंपारण जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नहरों में आपका तिरहुत, त्रिवेणी और डॉन है, ठीक है। तिरहुत, त्रिवेणी और डॉन है, मतलब 3 है, तो इसलिए ई ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये अपने जल की आपूर्ति गंडक नदी से करती है। पश्चिम चंपारण के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोपालगंज, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पूर्वी चंपारण की सीमा लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के बिहार राज्य में स्थित है? तो कौन सी है? तो काबरताल वेटलैंड है, ठीक है, काबरताल वेटलैंड। और ये कहाँ पे है? उत्तरी बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है किस रूप में? तो ये किया जाता है CBA के रूप में, CBA के रूप में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते हैं? तो इसको देखते हैं, एक सेकेंड, 52 वाला थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण अनुसार बिहार की जलवायु को CWG, CBA नहीं है, CWG के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, CWG जो होता है ये मध्य तापीय गंगा तुल्य से प्रदर्शित किया गया है, जिसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक CWA, एक है CWA। इसमें किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जोगबनी, अररिया आदि बिहार, उत्तरी बिहार का क्षेत्र है। और वहीं CSA जो है, इसमें पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि दक्षिण भारत के क्षेत्र आता है। बिहार राज्य के कितने जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में आते हैं? तो कितने आते हैं? ये हैं आपके कुल 24 जिले, 24 जिले इसके तहत आते हैं। तो देखिए, बिहार उत्तर भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जो बिहार नेपाल सीमा के पास हिमालयी टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ने वाली टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर पड़ता है। बिहार के 38 जिले, कुल 38 जिले हैं। 38 जिले में से 8 जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 में, 24 जिले भूकंपीय क्षेत्र 4 में और 6 जिले भूकंपीय क्षेत्र 3 में आते हैं। तो याद रखिएगा 8, 24, 6। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो आप देखेंगे इसका भी उत्तर 1 से अधिक है, मतलब ई ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कैसे? देखिए, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली है और समस्तीपुर तथा चंपारण है, बेगूसराय,
जिलों और बिहार के आसपास क्षेत्रों में शाही लीची उगाने के लिए अनुकूल जलवायु है। तो इन सभी में वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, इन सभी में अनुकूल जलवायु, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। बरनार जलाशय योजना किस नदी पर निर्मित है? तो जो बरनार है ये आपका बरनार नदी पर स्थित है। बरनार जलाशय योजना जमुई जिले की बरनार नदी पर निर्मित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो भूपटल व ऊपरी मेंटल। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप का ह्रास दर कितना होता है, या नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कितना होता है? तो ये होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से। किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो ये होती है आपकी तमिलनाडु में। कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? ऊंचाई, स्थान की स्थिति, समुद्र तल से दूरी, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 तीनों, तो तीनों कहीं पे नहीं है, तो इसलिए ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? तो कौन सा है? अंडमान और निकोबार जो हैं ये 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। अगला है नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यह एक रैखिक भ्रंश घाटी में से, सही बात है। यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये भी सही है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो देखिए यहाँ पे पहला और जो दूसरा है, पहला और दूसरा वही आपका सही है, तीसरा नहीं। देखिए मध्य भारत में देखेंगे तो भूमि का ढलान जो है, भूमि का ढलान प्रायद्वीपीय भारत के अनुरूप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। इसलिए तीसरा वाला कथन सही नहीं है, पहला दूसरा सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है? तो आप देखेंगे ये टर्सरी युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है, टर्सरी युग की। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? तो ये है आपका एंथ्रोसाइट। तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रोसाइट। इस कोयले में 90 से लेके 95% कार्बन की मात्रा होती है। भारत में केवल कारगिल क्षेत्र की टर्सरी चट्टानों में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। आगे देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य में स्थित है? तो 8 डिग्री उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है ये। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भारत है ये अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये कई राज्यों से होकर गुजरती है। आप देखेंगे तो ये जो है गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे तो गुजरती है। तो 1, 2, 3, 4, तो देखिए किसी में है 1, 2, 3, 4, तो ये चारों एक में नहीं है, तो इसलिए ई ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जो है आप देखेंगे तो कुल 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। कौन कौन से? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और बांग्लादेश भारत से सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। बिंद एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो इसके बीच से अगर आप देखेंगे तो नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। देखिए मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा की उत्पत्ति होती है। यह नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ये प्रजाति जो है आपका दक्षिण भारत में कहाँ पर
दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। और ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु प्रमुख है। निम्नलिखित में से ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है? तो ऊर्जा देने वाला भोजन जो है ये वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है ये ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। अमरवेल उदाहरण है किसका? तो अमरवेल जो है ये परजीवी का उदाहरण है। किसका है? परजीवी का। ठीक है, तो देखिए कुछ पौधे स्वयं को भोजन और संश्लेषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। ऐसे पौधे अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिन पर ये आरोहित होते हैं। ऐसे पौधे परजीवी कहलाते हैं। अमरवेल परजीवी पादप का ही उदाहरण है। आगे चलते हैं। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है किसके द्वारा? सूक्ष्म रंध्र के द्वारा। ठीक है, सूक्ष्म रंध्र के द्वारा प्राप्त की जाती है। ये पत्ती की सतह पर उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? देखिए इसमें आप देखेंगे नाइट्रोजन, एक सेकेंड, इसमें आप देखेंगे चारों ही विकल्प सही हैं, मतलब सुमेलित है। नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु जो है गैसीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में प्रयोग करते हैं जिसे पौधे ग्रहण कर पाते हैं। ये सही। क्लोरोफिल, पत्ती में क्लोरोफिल होता है, ये भी सही है। घटपर्णी क्या करते हैं? अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, ये भी सही है। विटामिन की खोज या जो विटामिन के बारे में है वो फंक के द्वारा बताया गया, तो इसलिए यहाँ पर ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत नींद का? हिप्नोलॉजी में। किसमें किया जाता है? हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। देखिए गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सिन का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ध्यान रखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके अतिरिक्त गैमेक्सिन के अन्य नाम में BHC एवं लिंडेन भी है। यह कीटों का नाश करने वाला रसायन है, अतः इसे कीटनाशी इंसेक्टिसाइड कहते हैं। कैल्शियम साइनामाइड उर्वरक है। कैल्शियम साइनामाइड जो है ये उर्वरक है जिसका उपयोग बुआई करने से पहले किया जाता है। टालुइन, टालुइन जो है ये एक रंगहीन जल में अविलेय द्रव है जिसकी गंध पेंट के थिनर जैसी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फुरदीप्ति पदार्थ का उदाहरण है? कौन सा एक स्फुरदीप्ति पदार्थ का उदाहरण है? तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं, यदि आप देखें पहले समझ लेते हैं स्फुरदीप्त होते क्या हैं। कुछ ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिन पर प्रकाश डालने से वो ऊंची तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं तथा प्रकाश हटा लेने के बाद भी कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को स्फुरदीप्ति पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड है, बेरियम सल्फाइड है। इसके अतिरिक्त चूंकि बेरियम सल्फाइड तथा जिंक सल्फाइड दोनों ही स्फुरदीप्ति पदार्थ हैं इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है यदि आप देखें तो इसमें कैडमियम जो है ये रेडियोधर्मी नहीं है, जबकि यूरेनियम, रेडियम, थोरियम है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई जो है वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। विद्युत शक्ति इक्वल होता है कार्य बटा के समय, तो विद्युत शक्ति का मात्रा क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 18 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 20 + 18 जोड़ दीजिए, 38 हो जाएगी। सी ऑप्शन। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। बैकेलाइट किसके संघनन से बनता है? तो ये फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से यह बनता है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिली नगलाइकोलेन हाइड्राइड है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए रेटिनॉल, जीरोफ्थैलेमिया सही है। टोकोफेरॉल बेरी बेरी नहीं होता है। टोकोफेरॉल बेरी बेरी नहीं होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 से होता है, अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि
टोकोफेराल, टोकोफेराल विटामिन ई की कमी से होता है, तो बी वाला सही नहीं है। जबकि साइनोकोबालामिन की कमी से रक्तलापता होती है, आर्गो कैल्सीफेराल की कमी से रिकेटस होती है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट क्या है, तो ये है ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन होता है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है किसमें, केरोसिन में नहीं होती है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, रासायनिक रूप से केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है, और हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। आगे चलते हैं। दो सूचियाँ दी गई हैं, इकाई और उसके प्राचल कितने क्या है, मात्रक। इसे हमें तैयार करना, इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं। देखिए, वाट का क्या होगा, शक्ति 4 से मिला दीजिए। नॉट का क्या हो जाएगा, नॉट का हो जाएगा समुद्री जहाज की गति 3 से मिला दीजिए। नॉटिकल मील क्या हो जाएगा, नौ संचालन 2 से। कैलोरी उष्मा तो 1 से, तो ये हो जाएगा 4321। इथरनेट एक उदाहरण है किसका, इथरनेट जो है ये लैन का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक उदाहरण है। या इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल होता है। इसकी अभिकल्पना वर्ष 1973 में बॉस मेट्रॉफ ने की थी। आगे चलते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, कण प्रतिकण युग्म है, तो यह है आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। देखिए, अधिकतर कणों के अनुरूप उनसे संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों सेल ऑर्गन सेल में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, अंतःद्रव्यीय जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की। आगे चलते हैं। अगला है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है कहाँ पे, एटीपी के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। एटीपी मतलब एंडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा जीवित कोशिकाओं को एटीपी के रूप में उपलब्ध होती है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, कौन सा सुमेलित है, तो आप देखेंगे निमोनिया कहाँ होती है, फेफड़े में, ये आपका सही है। मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, ये आपका सही नहीं है। तो देखिए, निमोनिया जो है फेफड़े का एक रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जबकि मोतियाबिंद आँख से संबंधित ना कि थायराइड ग्रंथि से, और पीलिया जो है ये यकृत रोग है ना कि आँख से संबंधित है, और मधुमेह जो है ये यकृत संबंधित नहीं है, ये इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में किसका एक उत्पाद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है, तो कैल्शियम का उत्पाद है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये कैल्शियम का उत्पाद है। इसका फार्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। ठीक है, इसे जिप्सम भी कहते हैं, ये जिप्सम का एक लवण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो आप इसमें देखेंगे कई सारे सुमेलित हैं। जैसे जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। सोडियम कार्बोनाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो है Na2CO3 ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेकरी उद्योग में इस्तेमाल होता है। कहाँ होता है, बेकरी उद्योग में। आयोडीन जो होता है कीटाणुनाशक के रूप में, तो यहाँ पर ये दोनों आपके उल्टा हैं। ठीक है, तो पहला वाला ए वाला तो सही है। इसके अतिरिक्त जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में, ये सही है। तो आपके दो विकल्प सही हैं, ए और डी, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा।
बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ हुआ? कब हुआ? तो ये शुभारंभ होता है 1995 1995 में। आगे चलते हैं। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है कब? कब लेगा? व्यापार शेष को सुधारने के लिए। ठीक है, व्यापार शेष को सुधारने के लिए। आगे चलते हैं। किस अर्थशास्त्री ने लुप्त होती महिलाएं का विचार किया? अमर्त्य सेन ने। किसने किया था? अमर्त्य सेन ने। मिसिंग वुमेन। ठीक है, अमर्त्य सेन ने यह विचार वर्ष 1990 और 1992 में उत्तरी अफ्रीका एवं एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए दिया था। उत्तरी अफ्रीका एवं एशिया में। आगे देखते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका गठन वर्ष 1995 में हुआ था, जब इसकी वर्ष 2000 में पुनर्स्थापना हुई, तब इसका औद्योगिक विकास विभाग में विलय कर दिया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना यदि आप देखेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन 1965 में। ठीक है, खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। दत्त कमेटी किससे संबंधित है? तो दत्त कमेटी जो है आपकी, ये औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। औद्योगिक लाइसेंसिंग से संबंधित है। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर शुभिमल दत्त ने की थी और इसने वर्ष 1969 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। आगे देखते हैं। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नाम वर्ष 2007 में बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? तो एक्सिस बैंक किया गया। यूटीआई का नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया था। देखिए, यूटीआई बैंक की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी और 2007 में इसका नाम बदल करके एक्सिस बैंक किया गया। नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 1992 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1992 में। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक किसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो ये जो है आपका मानव विकास सूचकांक से संबंधित रहे हैं। महबूब उल हक के कार्य को पहली बार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित वर्ष 1990 की मानव विकास रिपोर्ट में उपयोग किया गया था। आगे चलते हैं। सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? सीमा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो प्रत्यक्ष रूप से ही व्यक्तियों द्वारा नहीं चुकाए जाते हैं, जैसे उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा शुल्क हो गया, सेवा कर हो गया या सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण है। अगला है धारणीय विकास। धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है धारण क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना में निहित उपादान जो सब्सिडीज है उसका भार कम हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, भारत में निम्न से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा निरूपित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। बिहार सरकार के मिशन 5.0 करोड़ का संबंध किससे है? तो यदि इसको देखें तो इसका संबंध जो है वृक्षारोपण से। किससे है? वृक्षारोपण से। बिहार सरकार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 के अवसर पर 5 करोड़ से ज़्यादा पौधों को वित्तीय वर्ष में लगाने का निर्णय लिया है।
जिससे ग्रीन कवर क्षेत्रफल को 15% से बढ़ाकर 17% तक किया जा सके। आगे चलते हैं, बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की गई थी? किस जिले में की गई? तो ये की गई आपकी गोपालगंज में। कहाँ पर? गोपालगंज में इसकी की गई। तो देखिए, इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बन गया है। इसी के तहत बिहार के गोपालगंज जिले में इसकी पहली इकाई स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, 9वीं शताब्दी में कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले से मिली थी? तो ये बिहार के पटना जिले से। कहाँ से? पटना जिले से ये 9वीं शताब्दी की कुबेर की जो मूर्ति है पटना स्थित तारामंडल के सटे हनुमान जी के मंदिर से प्राप्त हुई थी। इसे पुरातत्वविदों द्वारा पटना संग्रहालय में रखा गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 हो गया, 112 पे। तो 112 नंबर है, बिहार बाल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 का अपने माता पिता को खो दिया? तो ये दिया जाएगा 1500 रुपये। 1500 रुपये दिया जाएगा प्रति माह, ठीक है, 18 वर्ष की आयु तक। अप्रैल 2021 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई थी? तो ये भारी तबाही मचाई थी इंडोनेशिया में। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आप देखेंगे तो एक सेकेंड, चारों विकल्प आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आयोजन जो है कहाँ पे होता है, इसके बारे में देखें तो चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन वर्ष 2020 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का कारण नहीं हो सका। इसी का ही आयोजन वर्ष 2021 में वर्चुअल मोड में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 को संबोधित किया। तो देखिए, वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित उक्त कार्यक्रम का आयोजन सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन द्वारा 12 से लेकर 19 मार्च 2021 को किया गया। तो इन चारों ऑप्शन जो हैं आपके, इनमें से कहीं पर नहीं किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आपका उत्तर प्रदेश, केरल, यहाँ कहीं नहीं हुआ था। तो डी यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड से मिलकर के किया है। वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को प्रदान किया गया है। तो देखिए, इसमें 51 लाख रुपए संस्थागत श्रेणी में तथा 5 लाख रुपए व्यक्तिगत श्रेणी में दिए जाते हैं। वर्ष 2021 का यह पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भंडारी को तथा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी में दिया गया था। आगे चलते हैं, हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने किसके सहयोग से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने हेतु शिक्षकों एवं छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी का प्रारंभ किया है? किसके सहयोग से किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है, ठीक है। इसके तहत कक्षा 1 से लेकर 12 तक की अध्ययन सामग्री अपलोड की गई है। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो कोसी नदी पर। कहाँ पर? कोसी नदी पर हो रहा है, ठीक। कोसी नदी पर सुपौल जिले में स्थापित किया जा रहा है। बीते दिनों बिहार संवाद यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है सिताब दियारा नामक स्थान से किया गया। तो जेपी नारायण के गांव सिताब दियारा से जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य अगली पीढ़ी को प्रकृति और मानवता की सेवा हेतु तैयार करना है। किस देश की लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत हो गई? तो लेबनान में, ठीक है, लेबनान में ऐसा हुआ था, जिसकी राजधानी बेरूत है। तो लेबनान के कराउन झील के तट पर, ठीक है, कहाँ पे? कराउन झील के तट पर। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जॉर्जिया की तिबिलिसी को घोषित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे, जो कि आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इस अवसर पर किया गया था। बिहार के किस जिले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये साइंस सिटी का निर्माण जो है पटना में, ध्यान रखिएगा, पटना में किया गया है।
इसका निर्माण कार्य बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2022 के अंत तक पूरा हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो 13 जिलों में। ध्यान रखिएगा, 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। पटना को सम्मिलित करते हुए, इसमें पटना भी शामिल है। मई 2021 में बिहार गौरव गान की रचयिता किस साहित्यकार का निधन हो गया? गान की रचयिता किस साहित्यकार का निधन हो गया? तो इनका नाम था डॉक्टर शांति जैन। क्या था? डॉक्टर शांति जैन। वर्ष 1997 में इन्होंने बिहार गौरव गान की रचना की थी और 2020 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, पद्मश्री। बिहार के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे? राजगीर के नालंदा में। ठीक है, तो बिहार विधानसभा द्वारा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय विधेयक पास किया गया। इस विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए 33.33% सीटें आरक्षित रहेंगी। इसकी स्थापना नालंदा जिले के राजगीर में किया जा रहा है। बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध प्रभावी हो गया है? 15 दिसंबर 2021 से। 15 दिसंबर 2021 से। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए ईवीएम के किस मॉडल का इस्तेमाल किया गया है? तो M4 मॉडल का, नहीं M2 मॉडल का। ठीक है, M2 मॉडल का। अगला है, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? तो ये है आपका जहानाबाद। कौन सा है? जहानाबाद। आगे चलते हैं। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान किस जिले में चलाया गया था? तो ये चलाया गया, कई जिलों में इसको चलाया गया। देखिए, तो बिहार राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए विशेष अभियान टीकाकरण वाली नाव की शुरुआत की गई मुजफ्फरपुर व पूर्वी चंपारण में। ठीक है, आदि जिलों में। तो इसलिए यहाँ पे ई ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री ने बिहार के डोभी से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर तक प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के माध्यम से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया। यह कुल कितनी लंबी है? 348 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, 348 किलोमीटर यह लंबी है। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा, यह पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का हिस्सा है। इसका निर्माण गेल के द्वारा किया जा रहा है। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 131। तो देखिए, 22 मार्च 2021 को बिहार सरकार अपनी स्थापना का कौन सा दिवस मनाया है? 22 मार्च 2021 को तो 109वां दिवस, 109वां स्थापना दिवस। इस वर्ष की थीम थी जल जीवन हरियाली है। जल जीवन हरियाली है। बिहार वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों में संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है? तो बताना है किस देश में आया है। तो 132 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका रूस में। ठीक है, इसकी पुष्टि WHO के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया सऊदी अरब ने। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात नहीं, सऊदी अरब है। तो अभी हाल ही में खाड़ी देश सऊदी अरब ने अपने देश की आर्मी में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की, जिससे अब देश की महिलाएं भी देश की सेवा में अपना योगदान दे सकेंगी, रक्षा सेवा में योगदान दे सकेंगी। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल को। ठीक है, परेश रावल को। किस मंत्रालय द्वारा प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। तो वायु प्रदूषण के नियमन के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल प्राण लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही दिल्ली में एक स्मॉग टावर का भी उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं। किस संसदीय प्रदेश या राज्य में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ में 24 मीटर ऊंचा एयर प्यूरिफिकेशन टावर को चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला है, 2 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा देश है? क्यूबा। ध्यान रखिएगा, क्यूबा। 137 का डी। क्यूबा दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले घरेलू जैब्स का उपयोग करके
कोविड-19 के खिलाफ 2 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण किया है। भारतीय संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था और 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, अखंडता सब जोड़े गए थे। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र जो है न्याय का प्रतीक है। किसका है? न्याय का प्रतीक है। इस नीले रंग के चक्र को सारनाथ में मिले अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष फलक से ग्रहण किया गया और इस चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। संघीय व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम भारत में स्थापित किया गया। संघीय व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम भारत में स्थापित किया गया। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। ठीक है, इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई और भारत शासन अधिनियम 1919 की तरह प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें सही हैं। भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं। इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किसमें है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध ये जो है आपका भाग 16 में है। सही है, भाग 16 में है, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। भाग 17 में राजभाषा है, तो पहला सही है, डी वाला भी सही है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 343 से लेकर के 351 तक। और वहीं पंचायत भाग 9 में है, सहकारी समितियां भाग 9 ख में है या 9B में है और 9A में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबके सब सुमेलित हैं, तो इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया, अनुच्छेद 23 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 एवं 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है, क्योंकि 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 143, तो देखिए, शिक्षा का अधिकार 21 का में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 20 में है। 22 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है 41 में नहीं है। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है आपका 41 में नहीं है, बल्कि किस में है? अनुच्छेद 40 में है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य लेते हैं इसमें। तो का वाला ए आपका सही है, पहला। इसके अतिरिक्त संसद के सभी सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य नहीं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये होते हैं, ये इसमें होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। तो देखिए, आप पहले समझ लीजिए, इसका ऑप्शन जो है आपका ई सही होगा। ई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात डी वाला सही है। इसके अतिरिक्त राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये वाला भी सी और डी दोनों सही है। तो ई ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 129 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं है। ठीक है, 146 में 129 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना है, जबकि 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। तो डी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, नागालैंड 1960 नहीं है इसका गठन। नागालैंड का गठन 1963 में होता है, दिसंबर 1963 में। मेघालय का गठन जो है ये जनवरी 1972 में, ये भी सुमेलित नहीं है। मिजोरम का गठन
फरवरी 1987 में, ये भी सही नहीं है। और गोवा का मई 1987 में, ये भी सही नहीं। कोई भी इसमें सुमेलित नहीं है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा असत्य है? तो देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, नहीं, ये कथन सही नहीं है। देखिए, 44वें संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1978 में होता है, द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला सही नहीं है, जबकि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक अधिकार सही है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य अर्थात वाद योग्य है, सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया, ये भी सही है। तो पहला वाला केवल सही नहीं है, बाकी अन्य सही है। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? किसने संभाला है? तो देखिए, इसका आपका ई विकल्प जो है सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने संभाला है। देखिए, इसमें से आपका बीवी गिरी, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण सभी भारत के उपराष्ट्रपति थे। इसके बाद ही ये जो रहे राष्ट्रपति बनते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 66 में दिया गया है। आगे देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ये जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। देखिए, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को वर्ष 1861 में भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 150 प्रश्नों में से मैथ के प्रश्नों को छोड़ते हुए 140 प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ देखा। तो आप इस पर अपना फीडबैक अवश्य दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।